ये ढाल है, ये गेंडे की चमड़े की है। गेंडे का ये बाणों के नोक पे सब पे पॉइजन लगा होता था। इन बड़ी तोप जेबान के लिए भी गोला बनाया था। और ये ट्रॉली है तोप के लिए, उसका बारूद बोने का बक्सा इसके ऊपर रख के बैलों से खींच के लड़ाई में लेके जाते थे। ये आर्मर है, कवच है। देखिए पूरी बॉडी पे लोहे का कवच होता था। इन पे गोल्ड की पेंटिंग है, आइवरी का काम किया या और ये तोप के कारखाने का मॉडल है। देखिए के लिए गेंडे के चमड़े के ऊपर लोहे का कवर लगा के उसके ऊपर गोल्ड की पेंटिंग किया करते थे। अष्ट धातु की बनी है, इसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा जस्ट आने के किले के उस पार्ट में हम लोग खड़े हैं जहाँ पे म्यूजियम गैलरी है, आर्म्स और वेपन्स का म्यूजियम है। वैसे पहले ये जगह सैनिकों के रहने के लिए बैरक होती थी। इसके अंदर कुछ आर्म्स और वेपन्स रखे हैं। ज्यादातर आर्म्स और वेपन्स किले में से सिटी प्लेस के अंदर शिफ्ट किए हैं, जहाँ भी म्यूजियम बना रखा है जयपुर के राजा ने, और वो पब्लिकली ओपन भी है। इसमें जो आर्म्स और वेपन्स है, इसमें तोपों की बैरल है। देखिए तोप की बैरल है, तोप की नाल है, अष्ट धातु की बनी है। इसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जस्ता, तांबा, निकल, क्रोमियम 8 धातु मिक्स है। 8 धातु की बैरल, ताकि लगातार चलने के बाद ये बैरल ज्यादा गर्म नहीं हो, लंबे समय तक चले, जंग नहीं आए। हर ब्लॉक के अंदर इस तरह की तोपों की बैरल लगा रखी है। ये पहले गाड़ी के ऊपर फिट होती थी, पहियों के ऊपर फिट होती थी। इनको लड़ाई के मैदान में, बैटल में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, बैलों के द्वारा या हॉर्स के द्वारा। इसके अंदर कुछ बिगुल है लड़ाई का अलाउंस करने के लिए, ढाले, तोपे, तलवारें। इसके अंदर उन्हीं आर्म्स और वेपन्स को लगाया जिनका युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। अब मैं कैसे कह रहा हूँ युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है? क्योंकि युद्ध में जाने से पहले हर आर्म्स और वेपन्स की पूजा होती थी, और यहाँ पे इनके पूजा के निशान है। सब पे पूजा के निशान मिलेंगे, पूजा के मंत्र है। सामने जो पिस्टल है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम में इंडिया में आया था। उस समय सिंगल बैरल पिस्टल होती थी, सिंगल टाइम वो शूट होता था। तो सबसे पहले इंडिया में बाहर से जो वैसे कहते हैं कि बाबर से पहले भी इंडिया में तोप के बारे में और बारूद के बारे में जानते थे, लेकिन बाबर आने के बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था। और अंग्रेज आने के बाद पिस्टल जो बुलेट थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो शुरू में इंडिया में जो पिस्टल आई थी सिंगल बैरल होती थी, उनमें बुलेट होता था, सिंगल टाइम में फायर होती थी। इस तरह की बुलेट पिस्टल होती थी वो। और ये ट्रॉली है तोप के लिए, उसका बारूद बोने का बक्सा इसके ऊपर रख के बैलों से खींच के लड़ाई में लेके जाते थे। ये तोप के लिए गाड़ी है तोप की। ढाल हमेशा गेंडे की चमड़े की होती है या मगरमच्छ के चमड़े की होती है। ये सूखने के बाद इतनी हार्ड होती है, किसी भी धाधा हथियार से, तलवार से या कुल्हाड़ी से कटती नहीं है। लेकिन कुछ स्पेशल लोगों के लिए, राजा या कमांडर के लिए, जो स्पेशल लोग होते थे, उनके लिए गेंडे के चमड़े के ऊपर लोहे का कवर लगा के उसके ऊपर गोल्ड की पेंटिंग किया करते थे। ये स्पेशल डेकोरेटेड है। ये बगल में कटार है जो कमर में रखते थे। अगर दुश्मन बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तलवार से इसके ऊपर वार नहीं कर सकते हैं, तो उस समय सबसे नजदीक पार्ट होता कमर, अपने कमर में से कटार निकालते थे और सीधे दुश्मन के पेट में डाल देते थे। खुद के हाथ सेफ रहते, लेकिन दुश्मन के पेट में चले जाता था। ये आर्मर है, पूरी बॉडी पे लोहे का कवच पहनते थे। सर पे हेलमेट, इस तरह के हेलमेट लगाने से पहले लोहे का कवच लगाते थे। ये हेलमेट होता था, ये नाक की सुरक्षा के लिए, ताकि तलवार से नाक नहीं कट सके। क्योंकि नाक आदमी की इज्जत होती है। कहते हैं कि उसकी नाक कट गई, अगर तलवार में पूरी बॉडी सेफ है, लेकिन अगर नाक कट गई तो आदमी की बेइज्जती होगी। इसलिए तलवार पे नाक, तलवार से बचने के लिए नाक का स्पेशल ढाल ध्यान रखते थे। हेलमेट के साथ में नाक की सुरक्षा के लिए भी ये ढाल लगाते थे। और ये कंधे पे लगाने के, इस तरह के आर्मर पूरी बॉडी के लिए भी होता था। छोटे बड़े, हैवी, हल्के भी और भारी, सब तरह के आर्मर होते थे। सामने जो ये ढाल है, ये गेंडे की चमड़े की है। गेंडे का चमड़ा और मगरमच्छ का चमड़ा सूखने पर इतना हार्ड होता है कि किसी भी धारदार हथियार या तलवार से कटता नहीं है। सैनिक के एक हाथ में ढाल, एक में तलवार रहती थी। राइट हाथ में जो तलवार और लेफ्ट में ढाल रहती थी, ताकि दुश्मन अगर अटैक करे तो ढाल से उसको बचा के तलवार से अटैक कर सके। ये गेंडे की चमड़ा, गेंडा जब जिंदा होता है उस पर तलवार से कट सकता है, लेकिन सूखने बाद उसकी चमड़ी इतनी हार्ड होती थी वो कटती नहीं है। ये गेंडे की चमड़ी की ढाल है। और देखिए सारे धनुष है। हमें लगता है सिर्फ धनुष ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं है, लेकिन ये भी धनुष है। ये चमड़े के धनुष है जो आदिवासी ज्यादा यूज करते थे। उस समय इनमें तेल भरा जाता है, मुंह बांध दिया जाता है, और ये रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल होता है, रबड़ की तरह बढ़ता है। इसमें ये तीर लगाते थे। तीर भी दो तरह के होते थे, एक तीक्ष्ण तीर, तीखे होते हैं, एक चंद्रबाण, चांद की तरह। ये चंद्रबाण है और ये तीक्ष्ण तीर है। इनके नोक पे जहर लगा होता था, और इन पे ये कमर में अपने कपड़े के अंदर इसको बांध के रखते थे, चमड़े के धनुष को। और ये लकड़ी वाले धनुष है। ये चंद्रबाण है। चंद्रबाण से सामने से मारते थे। पूरी बॉडी कवर होती थी कवच से, लेकिन सामने वाला पार्ट गर्दन और आंखें खुली होती थी। तो ये वाला पार्ट सीधे महाभारत, तो आपने रामायण में देखा होगा, सीधे गर्दन पे लगता था, गर्दन कट के इससे अलग हो जाती थी। ये छोटे वाले जो तीर हैं, ये कंधे के पीछे तरकस में रखे होते थे। तीर हमेशा उल्टा रखते थे क्योंकि नोक पे पॉइजन लगा होता था। ये तीक्ष्ण तीर है। और ये ऊपर वाले धनुष जो है, ये कंधे पे लगा के चलते थे। जो महाभारत रामायण में आप देखे होंगे, वो तीर जो बांस के होते थे, जिन पर रस्सी बंधी होती थी। ये ढाल है, चमड़े के धनुष है, और तीर है, और लकड़ी के धनुष है।
जितने भी तोपों की बैरल है ये सारी जैगट फोर्ट में बनी है, अष्ट धातु की है। और ये तोप कब बनी थी, देखिए तोप के ऊपर तोप का नाम लिखा हुआ है। आमेर रियासत में बनी थी, आमेर में बनी थी, तो बिनजारी इसका नाम है। और विक्रम संवत 1656 में बना है। विक्रम संवत और सन में करीब 56 ईयर का डिफरेंट होता है, यानी 56 ईयर पहले विक्रम संवत चला था, बाद में सन चला था। सन तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया में चला था, पहले सन नहीं चलता था, यहाँ पे संवत ही चलता था। तो जितने भी तोपों के बैरल सब आठ धातु के, सबके अलग अलग नाम है, किसी का रणचंडी नाम है, किसी का शेर जंग नाम है। ये आर्मर है, कवच है, देखिए पूरी बॉडी पे लोहे का कवच होता था। ये सिर्फ कमर से ऊपर का पार्ट है, पैरों के लिए पजामा टाइप अलग कवच होता था। ये सब में चेस्ट और पीठ पे लगाते थे, ये सर पे लगाते थे, ये हाथों में इस तरह लगाते थे ताकि दुश्मन अगर नजदीक आता तो हाथों को भी आर्मर की तरह यूज कर सके, उसके पेट में घोंपने के लिए। सर पे लोहे का कवच, इसके ऊपर लोहे का हेलमेट लगाते थे, पैरों के लिए अलग। ये हल्का कवच है, आधा है, पैरों के लिए अलग होता है, लेकिन इसका वजन भी 10 किलो है। 5 किलो नीचे वाला पार्ट का होता है, यानी 15 किलो का। आज तक का सबसे हेवी जो कवच बना है वो 50 किलो का है, जो महाराणा प्रताप का कवच था, जिसका वेट था 50 किलो। ये सामने चेस्ट पे, ताकि चेस्ट बच सके तलवार से। ये पहनने के बाद भी सामने चेस्ट पे ये लोहे की प्लेट लगाते थे, साइड से जंजीर से बांधे थे। इतना हेवी होता था कि किसी भी तलवार का असर, भाले का असर इसके ऊपर नहीं होता था। ये फ्रंट वाले सैनिक लगभग सब रखते थे, कि फ्रंट में सेना आगे रहती थी, दुश्मन का पहला वार उनके ऊपर होता था। और ये जो एक्सेज है, ये जब बंदूकें नहीं थी, जब तोपें नहीं होती थी, उस समय एक्स यूज करते थे, भाले यूज करते थे, तलवार यूज करते थे। और मैंने आपको बताया लड़ाई में जाने से पहले हर आर्म्स और वेपन्स की पूजा होती थी। तो यहाँ पे पूजा के मंत्र लिखे हुए, देखिए परशु मंत्र, फरसे का मंत्र लिखा हुआ है संस्कृत के अंदर। परशोत्तम महातीक्ष्णम सर्वदेवारी सुदन देवी हस्त स्थितो नित्य शत्रुक्षण ओ अस्तुते, यानी हे देवी मेरे हाथ में फरसा हो और आपकी ताकत हो तभी नित्य में शत्रु का संहार कर सकूं, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और ये तोप के कारखाने का मॉडल है, देखिए जयगढ़ फोर्ट में तोपें बनी थी। महाराजा मानसिंह जी 1580 और 85 के बीच में यहाँ पे तोप का कारखाना बनाया था उन्होंने। और ये सारी टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान से लेके आए थे, वहीं से टूल लेके आए थे, तोप के कारखाने के मॉडल लेके आए थे। उस मॉडल की एक कॉपी है भट्टी और लेथ मशीन की। उस समय मशीनें नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, इसलिए आठ धातु के टुकड़े इसमें डाल के भट्टी में लकड़ी और कोयले से इतना गर्म करते थे कि वो पिघल के लवा बन जाता था। पिघल के दूसरी साइड से निकलता था, यहाँ पे मिट्टी का एक मोड़ खड़ा रखते थे, उसमें इकट्ठा होता था। जमने के बाद में फिर उसको उसको लकड़ी से 1000 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके पिघलाते थे, तो वो सॉलिड बैरल बनती थी। उसमें होल करने के लिए इस तरह की लेथ मशीन, इसका मॉडल है ये। लेथ मशीन के सामने बैरल को लगा के और रोड और ड्रिल की सहायता से बेलों से घुमा घुमा के इसमें होल बना दी। ये सिर्फ मॉडल है, इसका ओरिजिनल भी है जयगढ़ फोर्ट में, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए तोप का नाम धूमवान है। इस तरह की यह भी तोपें हैं, सब पे नाम लिखा हुआ है, कब बनी थी, और सब डेकोरेटेड तोपें है सारी, ये जयगढ़ पे बनी है। ये बंदूकें हैं, इन पे गोल्ड की पेंटिंग है, आइवरी का काम किया। ये रॉयल लेडीज के लिए स्पेशल डेकोरेटेड गन है। उस समय रॉयल लेडीज को, रॉयल गर्ल्स को भी बंदूक चलाना, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना सारा सिखाया जाता था, कि अगर जरूरत पड़े तो वो भी अपना कौशल का इस्तेमाल कर सकें। उनको पूरी ट्रेनिंग मिलती थी, इसलिए उनके लिए स्पेशल डेकोरेटेड गन है ये रॉयल फैमिली की लेडीज के लिए थी। और इसमें कुछ गन है जो सैनिकों के लिए थी। ये तो कड़क बिजली है। ये बंदूक हैं जो मुगलों के टाइम में इंडिया में आने लगी थी, बनने लगी थी। और इनमें सिंगल बैरल गन है, इनको लोड करके गन पाउडर पुश करके आगे गोली या छर्रा लगा के उसके बाद ट्रिगर दबा के चलाते थे। ये सैनिकों की बंदूकें होती थी। ये तोप देखिए सिंह बाण, सिंह की तरह इसका मुंह है, शेर की तरह, इसलिए सिंह बाण बोलते हैं इसको। और ये देखिए ये भी तोप है। ये तोप ऐसी है कि इसमें 6 होल है, इसमें 6 अलग अलग होल है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, इसको एक बार लोड करने के बाद 6 अलग अलग बार फायर कर सकते थे, चाहे तो एक साथ 6 गोली को भी गोली भी चला सकते थे। इस तोप का नाम है तोप नागिन। ये जो आर्मर है ये सर के लिए है। ये हाथों के ग्लव, देखिए कितने स्ट्रोंग हाथ उनके होते थे, हाथों के ग्लव से ही पता लग रहा है कितने बड़े ग्लव्स होते थे। ये तलवार है, इनको क्रिच बोलते हैं। देखिए हम सबको बोलते हैं ये तलवार है, हर तलवार को तलवार बोलते हैं, लेकिन तलवार का नाम भी अलग अलग होता है, अलग अलग रिलीजन की अलग अलग तलवार होती है। ये तलवारें इनको क्रिच बोलते हैं। क्रिच एकदम सीधी होती है, दुधारी होती है, पतली होती है। अगर इस पे भाला लगता है तो ये पूरी नीचे मुड़ के वापस खड़ी हो जाती है, और दोनों तरफ धार होती है। अभी भी हमारी ये क्रिश्चियन तलवार, इसको क्रिच बोलते हैं। ये देखिए दूसरी तलवारें हैं, ये हमारी हिंदुस्तानी तलवारें हैं। ये सिख और राजपूत तलवारें जो सूरज के उपासक होते थे, इनका जो हैंडल है वो गोल है, ये सूरज की तरह है। ये मुस्लिम तलवार है, इसका नाम शमशीर होता है, और ये चांद की तरह है, चांद की तरह इसका हैंडल है। वो चांद और तारे के उपासक होते थे, इसका नाम शमशीर है। ये बीच में खांडा है जो बलि करने का काम आता था।
ये ऊपर वाले ये आरी की तरह तलवार होती है, इसको शोषण पत्ता तलवार बोलते हैं। शोषण पत्ता तलवार कवच को काटने के लिए। बाकी तलवारें जब असर नहीं करती है कवच के ऊपर, जब कुल्हाड़ी असर नहीं करती है, तो आरी की तरह शोषण पत्ता तलवार होती थी। इसको दोनों हाथों से मारते थे और वो कवच कट जाता था। कवच कटने के बाद ही दूसरी तलवार इस्तेमाल करते थे। ये कवच कवच को काटने वाली तलवार है। और यहाँ पे देखिए ये गोले हैं, लोहे का गोला। ये सॉलिड है पूरा, अंदर से खोखला नहीं है, सॉलिड है, लोहे के बने हुए सारे गोले। अलग अलग तोपों के अलग अलग साइज के गोले हैं। बड़ी तोप जेबान के लिए भी गोला बनाया था, कई गोले बनाए थे, लेकिन उसमें इस्तेमाल किया था ट्रायल के लिए पहली बार बुलेट डाल के। गोले से कोई इतना बड़ा तालाब नहीं बनता है। 35 किलोमीटर दूर जाके ब्लास्ट होकर तालाब बना सकता है, तो गोले, लोहे के गोले से तालाब नहीं बनता है। उसमें फर्स्ट टाइम, यानी दुनिया में सबसे पहले अगर बुलेट कहीं बना है, दुनिया में, अंग्रेज कहते हैं कि हमने सबसे पहले बुलेट का आविष्कार किया था, लेकिन उससे पहले ही हमारे इंडिया हिंदुस्तानी ने, राजा जयसिंह ने जयगढ़ किले के अंदर वो बुलेट तैयार कर लिए थे, जो एक ही फायर में आगे जाके चाकसू जाके ब्लास्ट होकर तालाब बना दिया था। और देखिए ये जो बाण है, ये बाणों के नोक पे सब पे पॉइजन लगा होता था। इनको जहरीले बाण बोलते थे, पॉइजन एरो बोलते थे, क्योंकि दुश्मन ज्यादातर फ्रंट के जो लोग होते थे वो पूरी बॉडी पे कवच पहन के रखते थे। कवच में कड़ियां होती थी लोहे की, तो कड़ी के अंदर हल्का से नोक भी अगर बॉडी पे टच हो जाती है, इस पे जहर लगा होता तो पूरी बॉडी के अंदर जहर फैल जाता था। वो दुश्मन का, उस सैनिक का मरना निश्चित था। बीच में जो बाण है ये चंद्र बाण है, बड़ा और छोटा। बड़ा वाला चंद्र बाण अगर दुश्मन पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, उसने एक कवच है, अगर गर्दन और आंखें खोल ली है तो बड़ा वाला गर्दन को पे टारगेट करने के लिए। छोटा वाला है वो आंखों को टारगेट करने के लिए। दुश्मन अगर कवर कवर भी है पूरी बॉडी कवच से, उसको देखने के लिए आंखें तो खुली रखनी ही पड़ेगी। तो ये बीच वाला छोटा वाला जो बाण है चंद्र बाण, ये आंखों की साइज पे बना है। ये तीर मारते थे एक साथ, दोनों आंखों पे तीर लगता था और दोनों आंखें एक ही बार में खत्म हो जाती, आंखों पे जाके लगता था। तो ये बीच में आंखों पे मारने के लिए तीर है। बड़ा वाला चंद्र बाण गर्दन पे मारने के लिए है। ये तीखे तीर जो कवच पहने रखा दुश्मन तो उसके स्किन पे टच कर सके, उसके लिए है। और ये कंधे के पीछे तीर रखने का तरकस, जिसमें तीर रख के चलाते थे, और तीर को हमेशा उल्टा रखते थे। पीछे वाला पार्ट ऊपर होता था कि अगर वो निकाल के चलाते तो हाथ पे पोइजन नहीं लगे। इसलिए हमेशा, अभी देखा होगा आपने, कंधे के पीछे कवच जो तीर रखने का तरकस होता है, उसमें तीर का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो तीखी नोक होती है, वो हमेशा नीचे होती है, ताकि पीछे वाला पार्ट को पकड़ के धनुष पे चढ़ा के उसको चला सके। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, किले के अंदर जयगढ़ फोर्ट में ये चीज भी है, मिट्टी के हथगोले बनाते थे। आज के टाइम में हम कह सकते हैं, अगर दुश्मन ने फोर्ट के घेरा डाल दिया और दुश्मन का घेरा अगर नजदीक है, तो हाथ से ये हथगोले, इसमें पोटास और छर्रे होते थे, आग लगा के दीवार के बाहर थ्रो आउट करने के लिए, ताकि दुश्मन पे अटैक कर सकें। अगर दुश्मन की फौज थोड़ी दूर है, घेरा थोड़ा दूर है, हाथ का फेंका हुआ बम वहां पे नहीं जा रहा है, टाइम बम वहां पे नहीं पहुंच रहा है, तो ये रॉकेट नुमा बना के रखते हैं। रॉकेट जो किले की दीवारों में जो कंगूरे बना रखे गोल वाले, उनके बीच में जो गैप है, उसमें रख के चलाते थे। ये करीब आधा किलोमीटर आगे जाके, 500 मीटर आगे जाके फिर ब्लास्ट होते थे, ताकि दुश्मन की सेना का घेरा अगर थोड़ा दूर भी है तो उनको मारा जा सके। ये देखिए ये कंप्लीट तोप है। हमने पीछे तोपों की काफी बैरल देखी थी, लेकिन ये कंप्लीट तोप है। तोप के साथ में ये ट्रॉली है, जिसमें गोला बारूद का बक्सा रख के ले जाते थे। हर तोप का मेटन उसके साथ होता था। ये तोप की बैरल है, तोप की नाल है, इसमें आगे से बारूद सरा लोड करते थे, और इसको ऊपर नीचे करने के लिए जैक सिस्टम, और ये उसको फायर करने के लिए या फिर आग लगाए पलीता लगाई इसको फायर करते थे। ये छोटी तोपें लड़ाई के मैदान में ले जा सकते थे, क्योंकि भारी तोपें ज्यादा अगर भारी है तो उनको युद्ध के अंदर ले जाने के लिए रास्ते कच्चे होते थे, पहाड़ होता था, जंगल होता था, वहां पे सक्सेस नहीं होते थे। तो इस तरह की छोटी तोपों को बैलों से और घोड़ों से खींच के लड़ाई में लेके जाते थे।